गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म पर। आइए जुड़िए, क्लास शुरू करते हैं। चार्ल्स डिकेंस चल रहे हैं, उन्हीं को कंटिन्यू करना है। डाउट कोई हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, पहले शेयर कर लीजिए। और अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी नहीं है तो ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। जिसको जहाँ पर भी, जिस भी पॉइंट पे दिक्कत हो, जहाँ पर भी कुछ समझ में ना आ रहा हो, बताइए। कहीं पर किसी भी टाइप की दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आ रहा है और क्या समझ में आ रहा है, सब कुछ शेयर करिए और तभी हम आज आगे बढ़ेंगे। जिस भी टाइप की प्रॉब्लम हो सबको बताना है आज आपको। कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। बट ऐसा हो नहीं सकता कि कोई डाउट ना हो, कोई क्वेरी ना हो। आप शेयर करने से बिल्कुल घबराइए नहीं, ये नहीं सोचे कि आपको डांट पड़ेगी। जब तक अपनी समस्या नहीं बताओगे तब तक उसका समाधान कैसे ढूंढ के लाएंगे हम। रियल में ही कोई इशू नहीं है कि बताना नहीं चाहते, इतना सीरियस है। देखो, या तो आपको सब समझ आ रहा है तो कोई डाउट नहीं होता, और या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई डाउट नहीं होता। सब समझ में किसी के आ नहीं सकता, तो दूसरी वाली ही कैटेगरी में पुट किया जाएगा फिर आपको कि आप को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। किस कैटेगरी में आपको पुट करूं, कुछ ना आने वाले में कि सब कुछ आने वाले में। नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, कहाँ की लाइन है ये? नथिंग विल कम ऑफ नथिंग लाइन है शेक्सपियर के प्ले किंग लियर की। कुछ नहीं का जवाब तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, कुछ नहीं है तो शुरू करते हैं फिर आपकी क्लास आपके ही हिसाब से। पिछले क्लास में हम चार्ल्स डिकेंस की बात कर रहे थे, और चार्ल्स डिकेंस इतने प्रोलिफिक राइटर्स हैं, इतने प्रोलिफिक राइटर हैं कि एक दिन में, दो दिन में वाइंड अप नहीं किया जा सकता है। बट as far as objective questions are concerned, as far as your examination DSSB TGT PGT are concerned, right, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही करने हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड तो जानना जरूरी होता है, करेक्टर थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। और अगर हम करेक्टर्स को नहीं जानेंगे, अगर हम नॉवेल की प्लॉट को नहीं जानेंगे, अगर हम मेन पब्लिकेशन को नहीं जानेंगे, तो फिर हमारी कोई भी तैयारी पूरी नहीं हो सकती और हम कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते।
हमको खास पढ़ना ही यही होता है कि ये नावल, मान लो एक क्वेश्चन आ गया हार्ड टाइम्स, तो इस पर क्या क्या सपोजडली क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि नॉवलिस्ट कौन है। दूसरा क्वेश्चन टाइटल पर ये बन सकता है अगर कोई है कि इसकी सब टाइटल क्या है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मेन प्रोटैगोनिस्ट कौन है। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मेन थीम क्या है जिस पे नावल फोकस्ड है। और पांचवा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर विक्टोरियन एज की नावल है, डिकेंस की नावल है, तो किस सोशल रिफॉर्म की बात यहाँ पर डिकेंस कर रहा है, राइट। इतने टाइप के क्वेश्चंस हर एक नावल से बनते हैं। और डिकेंस के जितने भी आपको नावल्स कराए हैं, कोई भी नावल लेस इंपॉर्टेंस की नहीं है, कम इंपॉर्टेंस की नहीं है, किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और इनफैक्ट किसी पर भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। अगर आप प्रीवियस ईयर्स उठा करके देखोगे DSSB का, तो आपको डेफिनेटली डिकेंस से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है एक ही क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आए, बट कितने आए उस पे नहीं जाइए। कितने भी आएंगे, एक भी आएगा तो भी उसको ही आंसर करने के लिए आपको सारा करना पड़ेगा। और सारा करना पड़ेगा इसलिए आपको सारा करवा रहा हूं, बोर बिल्कुल नहीं होइएगा, राइट। आइए आज की नावल जो हमको शुरू करना है डिकेंस की, वहां से शुरू करते हैं। आज की जो पहली नावल है उसका नाम है ब्लीक हाउस। अब एक क्वेश्चन वोकैब पर यहीं से बन सकता है कि ब्लीक का सिनोनिम क्या होता है या ब्लीक का एंटोनिम क्या होता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। ब्लीक कहते किसे हैं ऐसे, वैसे एक कोई ऐसी बिल्डिंग जहां पर आप जाना नहीं चाहते, जहां पर कोई पॉजिटिविटी नहीं है, बिल्कुल चार्मलेस बिल्डिंग है, इनहॉस्पिटेबल बिल्डिंग है, मनहूस टाइप जिसको आप कहते हो, राइट, वो होता है ब्लीक। सिनोनिम इसका कोल्ड हो सकता है, सिनोनिम इसका मिजरेबल हो सकता है, सिनोनिम इसका बेयर हो सकता है, डिजोलेट हो सकता है, राइट। ये सब सिनोनिम्स हो सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं ब्लीक के। तो नाम से ही क्लियर हो गया कि अब किस टाइप का हाउस है ये। ब्लीक हाउस है, बिल्कुल चार्मलेस इनहॉस्पिटेबल हाउस है। डिकेंस की नावल है ये, फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1852 और 53 के बीच में, सीरियलाइज हुई थी 20 एपिसोड्स में, और बुक फॉर्म में ओरिजिनली 1852 में ही पब्लिश हो गई थी। ब्लीक हाउस में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत सारे प्लॉट्स भी। देयर आर मेनी सब प्लॉट्स इन द नॉवेल। और नॉवेल का जो नैरेटर है, अब यही क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, हु इज द नैरेटर ऑफ द नॉवेल। तो एक इसकी हीरोइन है, वो पार्ट नरेशन उसका है जिसका नाम है इस्थर समरसन। इस्थर समरसन ये हीरोइन है, और वन ऑफ द टू नरेटर्स भी। द नॉवेल इज पार्टली टोल्ड बाय द नॉवेल्स हीरोइन इस्थर समरसन and partly by
an omniscient narrator. ओमनिशियंट नरेटर कौन होता है? ओमनिशियंट का मतलब ही होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो, उसको ओमनिशियंट कहा जाता है। मतलब जिसने पूरी स्टोरी को अपने आंख से देखा हो वही ओमनिशियंट हो सकता है ना। जिसको पूरी स्टोरी पता हो वो ओमनिशियंट नरेटर होता है। चार्ल्स डिकेंस, लियो टॉलस्टॉय, जॉर्ज इलियट, ये लोग ऐसे नरेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं। नावल की थीम की अगर हम बात करें तो नावल की थीम में जो सेंट्रल चीज है जिसको जो है सेटराइज किया है, जिसको रिफॉर्म करने की बात करी है डिकेंस ने, वो जुडिशियरी है। जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात यहां पर है। और रियल में जो ब्लीक हाउस है इनफैक्ट वो एक कोर्ट ही है। एट द सेंटर ऑफ ब्लीक हाउस इज अ लॉन्ग रनिंग लीगल केस इन द कोर्ट ऑफ चांसरी। और कोर्ट ऑफ चांसरी नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर डिसीजन जो है बाई चांस ही आते हैं। ब्लीक हाउस is a fierce exposure of Victorian society and its institutions, the principal target being the old court of chancery. And कोर्ट में क्या होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो इसका जो टॉर्चरस प्रोसेस है which spins out the cases for generations। और अगर कोई जनरेशन ही किसी केस में लग गई, इट मीन्स क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो इसके लिटिगेंट्स हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और ऐसे ही कोर्ट इंग्लैंड में चल रहे थे, उसी कोर्ट को यहाँ पर टारगेट बनाया गया है और उस टारगेट पर डिकेंस ने पूरी नावल लिखी है। इस कोर्ट में केस चल रहा है और उस केस का नाम है जॉर्नडाइस एंड जॉर्नडाइस। राइट, ये एक केस है जो कोर्ट में चल रहा है ये पूरा फिक्शनल प्रोबेट ही। दिस केस इज द सेंट्रल प्लॉट डिवाइस इन द नॉवेल and has become a byword seemingly interminable legal proceedings। वह एक प्रॉपर्टी है जिसके बहुत सारे इनहेरिटर्स हैं और उन सब ने मिलकर के ही केस को फाइल किया है, केस को किया है और उस पर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होती जा रही है। All of the main characters are connected in some way through the case, though the legal proceedings appear only as a background plot. Aside from the lawyers who sue and defend the case, every character who directly associates with it suffers some tragic fate. Miss Flight has long since lost her mind when the narrative begins। पहले ही चैप्टर में डिकेंस इस प्लॉट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और लास्ट तक केस पूरा चलता रहता है। राइट, नॉवेल सोशल रिफॉर्म पर थी, तो इससे सोशल रिफॉर्म क्या हुआ था? बहुत सारे वकील जो थे, कोर्ट के लॉयर्स, एडवोकेट्स, उन्होंने
इस नॉवेल को क्रिटिसाइज भी किया था और कहा था कि डिकेंस ने तो इसको एग्जैजरेट कर दिया, ऐसा है नहीं, लेकिन ब्लीक हाउस हेल्प्ड सपोर्ट अ जुडिशियल रिफॉर्म मूवमेंट that culminated in the enactment of legal reform in the 1870s. सरकार लीगल रिफॉर्म पर काम करना शुरू की और 1870s में रिफॉर्म हुआ भी था और उस रिफॉर्म के पीछे जो मोटिव था वो चार्ल्स डिकेंस का ही था। पूरी नावल 1827 में सेट है। However, reference to preparation for the building of a railway in chapter number 55 suggests the novel is set in 1830. Clear? मेन कैरेक्टर की जो बात करें जिन पर क्वेश्चन आता है तो एक बार स्टोरी जरूर समराइज करिएगा, फिर भी मैं बता ही देता हूं। मैं बता देता हूं अपनी तरफ से, आप समराइज करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। एक कैरेक्टर है भाई साहब जिनका नाम है सर लेसेस्टर डेडलॉक। और इनकी पत्नी है जिनका नाम है होनोरिया। दे लिव ऑन हिज एस्टेट एट चेस्नी वॉल्ट। और इन्हीं होनरिया जो लेसेस्टर डेडलॉक की वाइफ है, इन्हीं को लेडी डेडलॉक कहा जाता है। कहा क्या जाता है, यही है ही लेडी डेडलॉक। और लेडी डेडलॉक इज ए बेनिफिशियरी अंडर one of the bills. While listening to the reading by the family solicitor, जो फैमिली का जज है उसका नाम है मिस्टर टकिंग हॉर्न, वो एक बिल पढ़ रहा है और उससे ये रिकॉग्नाइज करती है कि जो हैंड राइटिंग है कॉपी पर वो किसकी है। द साइट अफेक्ट्स हर सो मच, वो तुरंत बेहोश हो जाती है और वकील साहब को पता चलता है और फिर इस मामले का वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो ये पता करते हैं कि लिखा किसने है। ही ट्रेसेस द कॉपीस्ट, और जिसकी राइटिंग है वो एक गरीब है, पॉपर है, और जिसका नाम होता है निमो। निमो इन लंदन, उसकी डेथ हो गई है निमो की। एंड द ओनली पर्सन टू आइडेंटिफाई हिम इज ए स्ट्रीट स्वीपर, अ पुअर होमलेस बॉय, जिसका नाम होता है जो एक बहुत ही ग्रिम और झुग्गी झोपड़ी में रहता है। और जिस झोपड़ी में रहता है उसका नाम है टॉम ऑल अलोन्स। टॉम ऑल अलोन्स, ये वो एरिया है जहां पर रहता है। नीमो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है नोबडी। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और एक नैरेटर जो हीरोइन है उसका नाम आपको बताया ही, उसका नाम है ईस्थर समरसन। ऑल राइट, तो ये
इनहेरिटेंस पर, जुडिशियरी पर, लीगल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड पर, कोर्ट ऑफ चांसरी पर, राइट। पूरा अटैक है ब्लीक हाउस। और आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो यही कि द सेंट्रल थीम ऑफ ब्लीक हाउस इज, तो आप आंसर लगा देंगे द ओल्ड कोर्ट ऑफ चांसरी, जुडिशियल सिस्टम, जो भी ऑप्शन में है। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओल्ड कोर्ट ऑफ चांसरी किस नॉवेल में अपीयर करती है, तो भी आपके पास आंसर मिल गया है। कोई डाउट हो तो बताओ। कुछ ना समझ आया हो, कोई डाउट हो तो शेयर करिए, फिर आगे बढ़े। चले आगे, नो डाउट। जितनी चाहिए आपको बताई, वो सब अब यहाँ पर नोट्स में आपके लिखी हुई हैं। सेंटर ऑफ द ब्लीक हाउस में क्या है? लॉन्ग रनिंग लीगल केस, कहाँ? इन द कोर्ट ऑफ चांसरी। जॉन्डिस एंड जॉन्डिस केस का नाम है, which comes about because the testator has written several conflicting wills, कई सारी wills, conflicting wills लिख दिया है और उसके वजह से सारी प्रॉब्लम है। करेक्टर्स कौन कौन से हैं? ईस्थर समरसन, होनोरिया, जिनका नाम है लेडी डेडलॉक। और आते हैं अब अगली नॉवेल पर, जिसका नाम है हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स के बारे में कई फैक्ट्स हैं। सब टाइटल इसकी है फॉर दीज टाइम्स। ये सब टाइटल है। और डिकेंस की सबसे छोटी नॉवेल है। बहुत मोटी मोटी नॉवेल्स आती थी डिकेंस की,
सबसे छोटी नावल है, और अगर हम डेविड कॉपरफील्ड टाइप नावल की बात करें या ग्रेट एक्सपेक्टेशन टाइप की नावल की बात करें तो उसकी 1/4 ही है। दूसरी खासियत ये है कि ये इकलौती नावल है जो लंदन में नहीं सेट है। सारी की सारी स्टोरीज डिकेंस की लंदन के आसपास होती हैं, बट हार्ड टाइम्स इज द ओनली नावल नॉट टू हैव सीन्स सेट इन लंदन। तो फिर सेट कहां पर है? द स्टोरी इज सेट इन द फिक्टिशियस विक्टोरियन इंडस्ट्रियल टाउन, जिसका नाम डिकेंस ने रखा है कॉक टाउन। कॉक टाउन एक इंडस्ट्रियल टाउन है, इमेजिनरी शहर है, और उस समय इंडस्ट्री का जो हब था वो था मैनचेस्टर। जैसे अभी भी हम भारत में भी कुछ शहरों को मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं, वो कॉटन फैक्ट्री के लिए जाना जाता था। उसी पर बेस किया है डिकेंस ने कॉक टाउन को। हो सकता है किसी और भी टाउन पे बेस किया हो, ये तो सारे एजम्पशंस हैं। बट आपके पेपर का ही क्वेश्चन है कि सेटिंग कहाँ पर है हार्ड टाइम्स की, तो हार्ड टाइम की सेटिंग है कॉक टाउन में। डिकेंस की एक मैगजीन डिकेंस ने शुरू किया था, हाउस होल्ड वर्ड्स, ये आपको हमने बताया ही था। और इस हाउस होल्ड वर्ड्स के सब्सक्राइबर्स बहुत घट गए थे, और इसी को प्रमोट करने के लिए डिकेंस ने हार्ड टाइम्स का सीरियलाइजेशन हाउस होल्ड वर्ड्स में शुरू किया। बहुत पॉपुलर नावल हुई जब से पब्लिश हुई है तब से लेकर के और अभी तक। बहुत सारे कमेंट्स, क्रिटिकल कमेंट्रीज आई हैं और आती ही रहेंगी। 1854 में सीरियलाइजेशन शुरू होता है, खास करके मंथ की बात करें तो अप्रैल 1854 से लेकर के और अगस्त 1854 तक, इतने ही दिनों तक सर्कुलेशन होता है, या इतने दिनों में नावल कंप्लीट हो जाती है, और बुक फॉर्मेट में भी इसी साल पब्लिश हो गई थी हार्ड टाइम्स। द नावल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 बुक्स। 3 बुक्स में नावल डिवाइडेड है, और तीनों बुक्स के अलग अलग नेम है। बुक 1 का नाम है सोइंग, और जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बुक 2 का नाम है रीपिंग, और बुक 3 का नाम है गार्नरिंग। These are the 3 books of hard times। नावल के सेंटर में एक स्कूल है, और उस स्कूल को चलाने वाला एक बहुत ही रुथलेस आदमी है, और उसका नाम है ग्रैडग्रिंड।
ग्रैडग्रिंड एक टाइप का विलेन भी है और स्कूल भी रन करता है, और द नावल इज अ विगरस सटायर ऑन मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री एंड इट्स कैप्टन्स exemplified in Gradgrind and his son-in-law Bounderby, who ruthlessly exploit the poor. Right? Poor का exploitation, कैसे बड़े लोग बन करके गरीबों का शोषण करते हैं, उसी पर पूरी नावल है। और एक पॉइंट और यहां से जानिएगा, उस समय एक फिलॉसफी चल रही थी, यूटिलिटेरियनिज्म। आप में से कितने लोगों को पता है कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है? ईमानदारी से बताइएगा। What do you know about utilitarianism? यूटिलिटी से ही यूटिलिटेरियनिज्म बना है। एंड द नॉवेल हार्ड टाइम्स is a satire on utilitarian school of philosophy. Utilitarians were one of the targets of Dickens's satire. Utilitarianism था क्या? It was a school of thought during this period, और इसके जो फाउंडर्स थे उसमें एक का नाम था जर्मी बेंथम, और दूसरे का नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल के बेटे थे जॉन स्टुअर्ट मिल, जो पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो इनके बारे में भी पढ़ा होगा। जर्मी बेंथम के एक सेक्रेटरी थे जिनका नाम था एडविन चैडविक, और एडविन चैडविक ने 1834 में एक लॉ आया था जिसको पुअर लॉ कहा जाता है, और उन्होंने डेलिबरेटली वर्क हाउस लाइफ को इतना अनकंफर्टेबल बना दिया था जितना कि पॉसिबल था, अपनी इसी फिलॉसफी के चक्कर में। यूटिलिटेरियन फिलॉसफी का जो एटीट्यूड है, जो इसका मानना है, वो ये होता है कि सभी को हर चीज का मैक्सिमम बेनिफिट मिले। मैक्सिमाइज करना है हैप्पीनेस को एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। राइट? सबको सब काम का बराबर ही फायदा मिले, वो यूटिलिटेरियनिज्म है। इसी को हिंदी में उपयोगितावाद कहते हैं। कोई काम आप करें तो जितना उपयोगी आपके लिए हो उतना ही उपयोगी दूसरे के लिए भी हो, वो होता है यूटिलिटेरियनिज्म, जो कि कभी संभव नहीं है। राइट? हर चीज फैक्चुअल नहीं हो सकती, कुछ चीजें जो है इमोशनल भी होती हैं। ऐसे एक्शन को प्रिस्क्राइब करता है यूटिलिटेरियन थॉट
that maximize happiness and well-being for all affected individuals. चाहे तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लें. यूटिलिटेरियनिज्म इज अ थियोरी ऑफ मोरालिटी, theory of morality that advocates actions that cause या that foster happiness or pleasure और इतना ही नहीं, ऐसे actions oppose actions that cause unhappiness. That cause unhappiness or any type of harm. यूटिलिटेरियनिज्म नैतिकता की एक ऐसी फिलॉसफी है जो ऐसे एक्शन को बढ़ावा देती है जो हैप्पीनेस और प्लेजर को प्रमोट करते हैं, और ऐसे एक्शन को क्रिटिसाइज करती है, विरोध करती है, जिससे दुख आता है या जिससे हार्म होता है. When directed toward making social, economic or political decisions, a utilitarian philosophy aims for the betterment of a society as a whole. किसी एक व्यक्ति का फायदा ना हो बल्कि सबका फायदा हो. बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एज अ होल की बात करती है यूटिलिटेरियन फिलॉसफी. यूटिलिटेरियन फिलोसफर्स का ये मानना है कि an action is right if it results in the happiness of the greatest number of people in a society or group. जैसे आप स्कूल खोल दीजिए तो बहुत सारे लोगों को सोसाइटी में फायदा होगा, उसको यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाएगा. ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. greatest amount of good for the greatest number of people. इसको यूटिलिटेरियन फिलॉसफी कहा जाता है. एक रीजन बेस्ड अप्रोच होता है राइट और रॉन्ग को डिटरमिन करने का, लेकिन इसकी अपनी बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं. जर्मी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका नाम भी याद रखना है. यूटिलिटेरियनिज्म का भी नाम आपको याद रखना है. और यूटिलिटेरियनिज्म का बेसिक टेनेट क्या है? ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, और an action is right if it is for the betterment of the society as a whole.
समझ आ गई बात यूटिलिटेरियनिज्म की कि नहीं? बताइए, क्लियर हो तो आगे बढ़े। अरे जो भी जुड़े हो आंसर क्यों नहीं कर रहे हो भाई? हम्म? कि जुड़ के गायब ही हो गए? थॉमस ग्रेडग्रिंड एक वेल्दी रिटायर्ड मर्चेंट होता है इन द इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ कॉकटाउन, जहां पर नावल सेट है इंग्लैंड में। और थॉमस ग्रेडग्रिंड इज अ फॉलोअर ऑफ utilitarian philosophy. He devotes his life to a philosophy of rationalism, self interest, and fact. He raises his oldest children, दो बच्चे हैं इसके, ये डॉटर है और ये सन है। और अपनी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, रेशनलिज्म के अकॉर्डिंग इनको नर्चर करता है, इनका ब्रॉटअप करता है, और कभी भी उनको किसी फैंसीफुल या इमेजिनेटिव परसूट में इन्वॉल्व नहीं होने देता। ही फाउंड्स a school and charitably takes in one of the students, the kindly and imaginative सीसी जूप। एक स्कूल फाउंड करता है, स्टैब्लिश करता है अपनी उसी फिलॉसफी पर, और उसकी फिलॉसफी क्या है? फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड फैक्ट्स। यही ग्रेटेस्ट नंबर अमाउंट ऑफ गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल है। और अपने बच्चों को, लाउजा और टॉम को, ऐसी शिक्षा देता है। और एक दिन एक सर्कस वाले की बेटी होती है सिसी जूप, वो आ जाती है और स्कूल ज्वाइन कर लेती है। वो बहुत ही इमेजिनेटिव है, फैंसीफुल परसूट में लगी रहती है। और टॉम और लाउजा के लिए जो है ये दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं। As the great grandchildren grow older, Tom becomes dissipated, self-interested hedonist। जो उसको बनाना चाहता था वही वो बन जाता है, hedonist बन जाता है। सेल्फ में ही उसका इंटरेस्ट रह गया है, दुनिया गई भाड़ में, कोई लेना देना नहीं है। और जो उसकी बेटी होती है, शी स्ट्रगल्स विद डीप
इनर कंफ्यूजन। ऐसी पढ़ाई उसको पढ़ा दिया है कि जिंदगी उससे चल नहीं सकती, और इसलिए शी फील्स एज दो शी इज मिसिंग समथिंग इंपॉर्टेंट इन हर लाइफ। अंत में होता क्या है, इवेंचुअली करता क्या है ये, थॉमस ग्रेडग्रिन शादी करा देता है अपनी बेटी की एक अपने फ्रेंड से, जिसका नाम होता है जोशिया बाउंडबी। और जोशिया बाउंडबी लोजिया से 30 साल बड़ा है। कितने साल? 30 years सीनियर है। बट ही इज अ वेल्दी फैक्ट्री ओनर एंड बैंकर। और जितना एज है लोजिया की, उससे 2 गुना उसकी एज है। जब वो इसको प्रोटेस्ट करती है तो थॉमस ग्रेडग्रिन क्या कहता है कि एज इज जस्ट नंबर, उससे बिल्कुल परेशान ना हो। बाउंडर भी से शादी हो जाती है। कंटिन्यूअली ट्रम्पेट्स हिज रोल एज ए सेल्फ मेड मैन who was abandoned in the gutter by his mother as an infant। क्या बोस्टिंग करता रहता है कि इसकी मदर ने इसको गटर में फेंक दिया था, और ये सेल्फ मेड मैन है, इसने जो कुछ किया है अपने से किया है। टोटल झूठ बोल रहा होता है, बट फिलहाल लोगों को ये भरोसा हो जाता है कि हाँ ही इज अ हार्ड वर्कर। टॉम जो ग्रेट ग्रिन का बेटा है, इसके यहाँ पे जाकर के बाउंडर बी के बैंक में काम करने लगता है। एंड सिसी रिमेन्स एट द ग्रेट ग्रिन होम टू केयर फॉर द यंगर चिल्ड्रेन। जो और छोटे छोटे बच्चे हैं उनका केयर करने के लिए सिसी जूप वहीं पर रह जाती है। मीन टाइम होता क्या है, एन इम्पावरिश्ड हैंड। हैंड का मतलब डिकेंस अक्सर यूज करता है इस टर्म को एक मेटाफर के रूप में। हैंड का मतलब होता है जो बहुत गरीब लोग होते हैं, लोवेस्ट लेबरर्स जो होते हैं, उनको हैंड्स कहता है। एक उसी में आदमी है, उसका नाम है स्टीफन ब्लैकपूल। एक ये भी हैंड है, लोवेस्ट लेबर है, नाम ही है ब्लैकपूल। स्ट्रगल्स विद हिज लव फॉर रैचल। अनदर पोर फैक्ट्री वर्कर। दोनों ही पोर फैक्ट्री वर्कर हैं, यही सब प्लॉट है। रैचल के लिए परेशान होता है स्टीफन ब्लैकपूल, और शादी नहीं कर सकता उससे, बिकॉज ही इज ऑलरेडी मैरिड टू अ हॉरिबल ड्रंकन वुमन who disappears for months and even years at a time। कभी कभी तो सालों साल नहीं आती वापस। स्टीफन बाउंडरबी के पास जाता है और उससे तलाक के बारे में पूछता है। बाउंडर भी उसको बताता है कि सिर्फ बड़े लोग जो होते हैं, रिच लोग जो होते हैं, वही तलाक ले सकते हैं, गरीब लोग तलाक नहीं ले सकते। ये सोसाइटी की एक फ्ला है जिस पर हमला किया है चार्ल्स डिकेंस ने। बाउंडरबी के घर से बाहर निकलता है, रास्ते में उसको एक स्ट्रेंज महिला मिल जाती है, और वो स्ट्रेंज महिला बाउंडरबी को बहुत प्यार करती है। वो भी पहले से शादीशुदा है, और उसका नाम है मिसेस पेगलर। ग्रेट ग्रिंड के स्कूल में एक धनी आदमी आता है एक दिन,
नाम होता है उसका जेम्स हार्ट हाउस, और इसको अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करना है तो ये भी कॉक टाउन में आता है। थॉमस ग्रेडग्रिन बड़ा आदमी बन गया है, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया है। जेम्स हार्ट हाउस को सिसिचूप सॉरी लूजा से लव हो जाता है and decides to seduce her with the unspoken aid of Mrs. स्पार्सिट एक होती हैं जो कि एक अरिस्टोक्रेट होती हैं, who has now fallen on hard times and now works for बाउंडरबी के लिए काम करती हैं। he sets about trying to corrupt लूजा, जो फिर लेबरर्स होते हैं, exhorted by a crooked union spokesman try to form a यूनियन फॉर्म करते हैं। स्टीफन जो है यूनियन को ज्वाइन करने से मना कर देता है। स्टीफन को लगता है कि यूनियन अगर बन गई ना तो ये धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन से जिंदगी और कठिन हो जाएगी, टेंशन ही बढ़नी है, कोई फायदा नहीं होना है। और इसलिए जो बाकी के लेबरर्स हैं जिन्होंने यूनियन फॉर्म की है इसको बहिष्कृत कर देते हैं, और बाउंडर भी एक दिन उसको फायर कर देता है, नौकरी से निकाल देता है। लूजा स्टीफन की इंटीग्रिटी से बड़ी इंप्रेस होती है और कॉक टाउन छोड़ने वाला होता है स्टीफन, तो उससे मिलने चली जाती है और सोचती है उसकी कुछ पैसे से भी मदद कर दें। टॉम भी उसके साथ जाता है और स्टीफन से कहता है कि अगर वो बैंक के बाहर कई रातों तक बैठ करके इंतजार करे तो एकाएक उसके पास कोई मदद करने वाला आएगा और वो रिच आदमी बन जाएगा। कौन कहता है? टॉम कहता है स्टीफन से। टॉम बाउंडरबी के बैंक में अप्रेंटिसशिप कर रहा है, नौकरी कर रहा है। स्टीफन के पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए बैंक के बाहर बैठ जाता है विचार करने के लिए, बातचीत करने के लिए, वहीं पर अपना टाइम पास करता है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं आता। अंततः वो अपना सामान पैक करता है और कॉक टाउन से चला जाता है इस उम्मीद के साथ कि वो गांव में जाकर के कोई कृषि का काम करेगा, एग्रीकल्चरल वर्क करेगा। थोड़े दिन में पता चलता है कि जिस बैंक के सामने वो रात गुजार रहा था वो बैंक लूट लिया गया है। लोगों को स्टीफन पर ही सस्पेक्ट होता है क्योंकि कई दिनों से वहां पे रह रहा था। लोगों को लगता है कि ये प्लान बना रहा था, जुगाड़ बना रहा था कैसे लूटा जाए। और गरीब आदमी पर तो कोई भी चार्ज लगा ही सकता है, और वही केस इसके साथ भी होता है। जो मिसेज स्पार्शिट है, विटनेसेस हार्ट हाउस डिक्लेयरिंग हिज लव फॉर लूजा, और लूजा एक बार सहमत भी हो जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन लूजा उससे मिलने न जाकर के अपने फादर के घर भाग जाती है जहां पर वो सारी कहानी अपने फादर को बताती है और अपने हस्बैंड की भी पूरी स्टोरी कि किस तरीके से
बिल्कुल लव नहीं है उन दोनों के बीच में। ऐसे आदमी से शादी कर दिया है तुमने हमारी, जिससे मुझे मोहब्बत ही नहीं है। Disconnected from her feelings, deeply unhappy and possibly in love with Harthouse, she collapses to the floor, and Gradgrin, struck dumb with self-reproach, begins to realize the imperfections in his philosophy and rational self-interest. फिर उसको अपनी एजुकेशन पॉलिसी पर, अपनी टीचिंग पॉलिसी पर डाउट होना शुरू होता है। सिसी जूप जो सर्कस वाले की डॉटर थी, वो लोजिया को बहुत लव करती है, हार्ट हाउस के घर जाती है और उसको कन्विंस करती है कि वो कॉकटाउन से हमेशा के लिए चला जाए। बाउंडर भी इस बात से बहुत नाराज होता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़ करके चली गई है। वो पूरी कोशिश करता है स्टीफन को कैप्चर करने की, जो उसका बैंक लूट गया है। जब स्टीफन कोशिश करता है टू रिटर्न टू क्लियर हिज गुड नेम, एक पिट में वो गिर जाता है। ही फॉल्स इनटू अ माइनिंग पिट, और उस माइनिंग पिट का नाम है ओल्ड हेल शाफ्ट। ओल्ड हेल शाफ्ट एक माइनिंग पिट है, और इसी पिट में गिर जाता है। और उसकी जो बिलवेड है रैचल, रैचल and Lozia discover him, but he died soon after an emotional farewell to Rachel. इमोशनल फेयरवेल रैचल से होता है। पहले तो रैचल मिली नहीं, जिसके लिए परेशान था, लेकिन अब मरते वक्त तो उसके पास आई है। ग्रैडग्रिन और लोजिया ये रियलाइज करते हैं कि टॉम इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉबिंग द बैंक, एंड दे अरेंज टू स्नीक हिम आउट ऑफ इंग्लैंड with the help of the circus performers with whom Sissy spent her early childhood. टॉम लुटेरा हो गया है और टॉम को इंग्लैंड से बाहर करना है, इसलिए टॉमस ग्रेडग्रिन, लूजा और सिसी जूप तीनों मिलकर के प्लान बनाते हैं उसे देश से बाहर भेज देने का। दे आर नियरली सक्सेसफुल बट आर स्टॉप्ड बाई बाइटजर। बाइटजर एक यंग मैन होता है जिसने कभी ग्रैडग्रैंड के स्कूल में पढ़ाई की थी, और उसके अंदर वो सारे गुण हैं जो टॉमस ग्रैडग्रैंड ने उसको सिखाए थे, बट हु नाउ सीज इट्स लिमिट्स। टॉम भाग जाता है किसी तरीके से इंग्लैंड से बाहर। मैडम स्पारसिट जो हैं वो बाउंडर बी की हेल्प करना चाहती हैं, और कैसे हेल्प करेंगी? रॉबर्स को पैक करके पकड़ करके एक दिन मिसेस पेगलर को ट्रैक कर लाती हैं, जो स्टीफन ब्लैकपुल को जानती हैं। ये लाती क्यों है उसको? इस उद्देश्य से कि ये गवाही दे देगी। बाउंडर बी रिक्वाइल्स and it is revealed that Mr. Pegler is really his loving mother, whom he has forbidden to visit him. मिसेस पेगलर है कौन? फाइनली ये बाउंडर बी की मदर ही होती हैं। अंत में ये पता चलता है बाउंडर बी इज नॉट अ सेल्फ मेड मैन आफ्टर ऑल। एंग्रीली बाउंडर बी मिसेस स्पारसिट को नौकरी से निकाल देता है and sends her away to her hostile relatives. 5 साल बाद वो कॉकटाउन के स्ट्रीट में खुद मर जाएगा। ग्रैडग्रैंड gives up his philosophy of fact and devotes his political power to helping the poor. Tom realizes the error of his ways
but dies without ever seeing his family again, while Sissy marries and has a large and loving family. Lusa never again marries and never had children. Nevertheless, Lusa is loved by Sissy's family and learns at last how to feel sympathy for her fellow human beings. लोगों से कैसे सिंपैथी पाई जाए, कैसे सिंपैथी दिखाई जाए, अंततः लूजिया सीख लेती है और टॉमस ग्रेडग्रिन की पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। लूजिया शादी नहीं करती दोबारा, टॉम मर जाता है। सिसी जूप जो इमेजिनेटिव और फैंसीफुल थी, उसके बड़ी से परिवार होता है, बड़ा सा आज फैमिली होती है, और सिसी जूप को भी वहीं पर सांत्वना मिलती है, सिंपैथी मिलती है और लाइफ लेसन वहीं पर लर्न करती है। ये इतनी सी स्टोरी थी हार्ड टाइम्स की। कुछ ना समझ आया हो तो बताइए। कोई दिक्कत? कितना जल्दी खत्म करना चाहते हो सुनील भाई? हम्म? इन हाउ मेनी क्लासेस इंग्लिश लिटरेचर विल कंप्लीट? कितना जल्दी आपको खत्म करना है, आप ये बता दीजिए। वैसे इंग्लिश लिटरेचर जो है वो कभी भी खत्म होने वाली चीज नहीं है ना? कभी भी खत्म नहीं होने वाली चीज है। सिलेबस की जहां तक बात है तो कोशिश करता हूँ कि खत्म हो जाए 100 घंटे के अंदर अंदर। आई होप यू हैव ज्वाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे।
समझ आ रहा है कुछ कि नहीं, पहले ये बताइए। Question number 1, question number 2 and question number 3. Question number 4. Question number 5. Satirizes the utilitarian philosophy of the time. यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? जर्मी बेंथम, जेम्स मिल, right? In the novel, this attitude is conveyed in Beitger's response to Gradgrind's appeal for compassion. थॉमस ग्रेडग्रिन जो स्कूल चलाता है, notorious school board superintendent who is dedicated to the pursuit of profitable enterprise. His name is now generally used to refer to someone who is hard and only concerned with cold facts and numbers. A follower of utilitarian ideas who neglects the imagination. और लास्ट में उसको अपनी एरर समझ में आती है. However, when his children's lives fall into this error, और तब तक उसके बच्चों की जो लाइफ है वो तबाह हो जाती है. मिस्टर बाउंडर भी, जोसिया बाउंडर भी इनका नाम है, जो ये क्लेम करते हैं कि ही इज अ सेल्फ मेड मैन, दो ही इज नॉट. राइट, ही रन्स अ बैंक and he married Louisa, who is 30 years his junior. सिसी जूप का नाम होता है सिसिलिया जूप, सर्कस गर्ल होती है और मोस्ट इमेजिनेटिव और सिंपैथेटिक कैरेक्टर है. ये दो चिल्ड्रन होते हैं थॉमस ग्रैडग्रिंड के. और उसके बाद नेक्स्ट नॉवेल है जिसका नाम है लिटिल डोरिट. इसके बीच इसका सीरियलाइजेशन हुआ था. और लिटिल डोरिट इज एन अटैक अपॉन द मार्शल शी.
क्या हो गया? Marshalsea was the debtor's present. पता नहीं क्या हो गया। मार्शल प्रेजेंट एक डेटेड प्रेजेंट था, कर्जदारों की जेल। और उसी कर्जदारों की जेल में कुछ टाइम स्पेंड किया था डिकेंस की फैमिली ने, खास करके डिकेंस के फादर ने। और उसी पर उन्होंने यहाँ पर कमेंट्री की है। उसी मार्शल शी पर उन्होंने क्या हो गया, अटैक किया है। द नॉवेल satirizes some shortcomings of both government and society, including the institution of debtors
present, where debtors were imprisoned, कर्जदार लोग यहीं पर जेल चले जाते थे, unable to work and yet incarcerated until they had repaid their debts. एक ऐसी ही परंपरा बना दी गई थी कि आप कर्ज ले लीजिए, कर्ज लेकर के पे ना कर पाइए, जेल भेज दिए जाएंगे, जेल भेज दिए जाएंगे तो काम कैसे करेंगे, और जब तक आप कर्ज दे नहीं देंगे तब तक जेल में रहेंगे. The prison in this case is the Marshalsea, where Dickens's own father had been imprisoned. Dickens is also critical of the important bureaucracy of the British government in this novel in the form of the fictional Circumlocution Office. Circumlocution Office एक सरकारी ऑफिस होती है जहां पर आप पूरे दिन काम करिए, पूरे दिन घूमते रहिए और आपका काम नहीं होगा. ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर आप लगाते रहिए, जिस टेबल पर जाएंगे उसी पे क्लर्क बैठा हुआ ताश खेल रहा होगा और कह देगा कि आज वो वाले साहब नहीं आए हैं. इसको बोलते हैं सरकमलोक्यूशन. और लिटिल डॉरिट जो है इसी ऑफिस ऑफ सरकमलोक्यूशन, जो गवर्नमेंट की ऑफिस होती है, उस पर अटैक किया है. ऑफिस ऑफ सरकमलोक्यूशन पर अटैक किया है चार्ल्स डिकेंस ने. और ऐसी ऑफिसें कभी काम नहीं होते. और काम क्यों नहीं होते, इसके पीछे का लॉजिक होता है कि जो वहाँ पे एम्प्लॉइज होते हैं वो इनकम्पिटेंट लोग होते हैं. और इनकम्पिटेंट क्यों होते हैं, क्योंकि वो पढ़ करके नहीं जुगाड़ से आते हैं, भाई भतीजावाद से आते हैं. और जो भाई भतीजावाद वाले लोग हैं वो भला कभी भी कैसे काम कर सकते हैं, राइट. इसीलिए उनकी इनकम्पिटेंसी है. तो इसके थ्रू ऑफिस ऑफ सरकमलोक्यूशन के थ्रू, लिटिल डॉरिट के थ्रू डिकेंस ने किस पर हमला बोल दिया है. एक साथ ही उन्होंने हमला बोला है गवर्नमेंट ऑफिसेस पर. गवर्नमेंट ऑफिसेस पर, खास करके ऑफिस ऑफ सरकमलोक्यूशन. निपोटिज्म पर, भाई भतीजावाद पर अटैक किया है. और मार्शलसी जेल पर. मार्शलसी कैसी जेल है, मार्शलसी जेल है डेटर्स प्रिजन है, कर्जदारों की जेल है, राइट. लिटिल डॉरिट is an attack upon the debtors prison, Marshalsea, and the system that is responsible for its existence. स्टोरी लगभग सारे नॉवेल्स की तरह मेलोड्रामेटिक है, कंफ्यूजिंग भी है थोड़ी सी बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टीरियस सब प्लॉट. चीफ इंटरेस्ट जो है वो मार्शल शीशीन का है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का है, ऑफिस ऑफ सरकमलोक्यूशन का है. और ऑफिस ऑफ सरकमलोक्यूशन इज मैन्ड बाय इनकम्पिटेंट अरिस्टोक्रेट्स exemplified in the different characters who contrive to occupy all high offices through nepotism and jobbery. Though incompetent, they are experts in the art of obstructions. और वो आर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, द आर्ट ऑफ हाउ नॉट टू डू इट. जो नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं वो ये सोचते हैं ना कोई काम कैसे किया जाए, हाउ टू डू इट. लेकिन जो ऑफिस ऑफ सरकमलोक्यूशन के लोग हैं उनका अटेंशन किस बात पर होता है, हाउ नॉट टू डू इट. जी श्वेता, गुड मॉर्निंग, कैसे हो.
बढ़िया, बताइए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हाँ श्वेता, देख रहा हूँ, इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे? These are the facts about the novel Little Dorrit, right? ये इसी से दोनों पॉइंट्स रिलेटेड है। The art of how not to do it, marshalship prison, and the incompetency of aristocratic office bearers। सब समझ आ रहा है? चलिए, थैंक यू। ऑफिस ऑफ सरकमलोक्यूशन। और नेक्स्ट नॉवेल पर आते हैं, अ टेल ऑफ टू सिटीज। भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है। डिकेंस की सिर्फ दो ही ऐसी नॉवेल्स हैं जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं, और उसमें एक ये है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। तो पहली वाली कौन सी है? पहली वाली थी, अगर आपको याद होगा, बारनाबी रुज। बारनाबी रुज was a historical novel set in 1780s, and A Tale of Two Cities is set during French Revolution। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। और द नॉवेल इज सेट ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1798। और जो टू सिटीज यहाँ पर हैं, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू सिटीज। दे आर लंदन एंड पेरिस, राइट? द नॉवेल इज स्टिरिंग हिस्टोरिकल नॉवेल बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? एक राइटर है, विक्टोरियन राइटर ही थे, हैं, कार्लाइल नाम था उनका। थॉमस कार्लाइल ने एक वर्क लिखा था, हिस्ट्री की एक बुक ही लिखी थी, जिसका नाम था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखा था थॉमस कार्लाइल ने, और इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर बेस्ड थी डिकेंस की अ टेल ऑफ टू सिटीज। राइट, लिख लीजिएगा एक लाइन कि अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय डिकेंस इज बेस्ड ऑन थॉमस कार्लाइल्स वर्क द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। राइट, थॉमस कार्लाइल के वर्क द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर अ टेल ऑफ टू सिटीज बेस्ड है। It is remarkable for its vivid scenes of Paris and London at the time. कैरेक्टर्स की बात करें तो जो टू मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं, एक मैडम है जिनका नाम है मैडम डिफार्ज, जो एक स्पाई है, और दूसरा जो कैरेक्टर है वह है सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन द रेकलेस इंग्लिश बैरिस्टर, जो अपनी लाइफ को ही तबाह कर देता है, sacrifices his life to save that of a French noble, एक फ्रेंच नोबल को बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी ही तबाह कर देता है। The novel tells the story of the French doctor Manet, उसकी 18 years लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट बास्टील के जेल में। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन है क्या बेसिकली, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं है, द फॉल ऑफ बास्टील। वहां से 18 साल के बाद रिलीज होता है, and his release to live in London with his daughter Lucy, whom he had never met. अपनी डॉटर लूसी के साथ रहना लगता है जिससे कभी पहले मिला नहीं है, मतलब बेटी भी उसके जेल जाने के बाद पैदा हुई थी। And the novel, the story is set against the condition that led up to the French Revolution, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद रेन ऑफ टेरर। ये नावल की ओपनिंग लाइन्स हैं जो कई बार पेपर में आ चुकी हैं, और पूरी की पूरी एंटीथेटिकल लाइन्स, पूरा पैराग्राफ ही। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us. We were all going direct to heaven, we were all going direct the other way. In short, the period was so far like the present period that some of its noisiest authorities insisted on its being received for good or for evil in the superlative degree of comparison only. It was the best of time, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of it was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us and we had nothing before us. We were all going direct to heaven and we were all going direct to the other way. ये फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथेसिस, और ये ओपनिंग लाइन है,
और देखिए कितनी कंफ्यूजिंग लाइंस हैं कि आप यही नहीं कंक्लूड कर सकते कि रियल में बता क्या रहा है। नॉवलिस्ट बता रहा है कि कितना कंफ्यूजन है, इधर जाएं तो उधर जाएं तो, ये एक ही टाइम पर दो दो चीजें साथ चल रही हैं और हमेशा ही चल रही होती हैं। कहीं पर सिंगुलैरिटी नहीं आती लाइफ में, सब प्लूरैलिटी ही है। The novel is divided into 3 books. Book 1 is named as Recalled to Life. Book the second का नाम है The Golden Thread और book the third का नाम है The Track of a Storm। और इसके बाद नावल पर आते हैं जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस किससे होती है श्वेता? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डिकेंस की इंपॉर्टेंट नॉवेल्स में सबसे लास्ट नॉवेल है और हम भी इसको लास्ट नॉवेल के रूप में ही कर रहे हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ मास्टरपीस, second only to David Copperfield, is a story of disappointed expectations, especially in marriage, right? मैरिज में जो डिसअपॉइंटमेंट होता है उसी डिसअपॉइंटमेंट पर नावल है। इट डिपिक्ट्स द एजुकेशन ऑफ एन ऑर्फन, निक नेम है उसका पिप। इट इज अ बिल्डंग्सरोमा। बिल्डंग्सरोमा क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज बिल्डंग्सरोमा? बिल्डंग्सरोमा क्या होता है? एक टाइप का लिटरेरी जानरा होता है बिल्डंग्सरोमा, जो फोकस करता है प्रोटैगनिस्ट के साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ पर, उसके चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड के दौरान, और उसमें उसका कैरेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो रहा होता है। बिल्डंग्सरोमा वैसे एक जर्मन टर्म है और लिटरेचर में तो आ ही गया है, राइट? बिल्ड का वर्ड तो होता है ना, अ नॉवेल दैट शोज द बिल्डिंग, जो है बिल्डअप ऑफ द कैरेक्टर, उसी को बिल्डंग्सरोमा कहा जाता है। एंड इट फोकसेस ऑन साइकोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। साइकोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ पर फोकस करता है। इसी को कमिंग ऑफ एज स्टोरी कहते हैं, इसी को डेवलपमेंटल स्टोरी कहते हैं, डेवलपमेंटल नॉवेल कहते हैं। बिल्डिंग का मतलब होता है एजुकेशन, और रोमा जो वर्ड है इसका मतलब होता है नॉवेल, और वो बिल्डिंग्स रोमा है जो कैरेक्टर को बिल्डअप करती है। और बिल्कुल ऐसी ही स्टोरी डेविड कॉपरफील्ड की थी। डेविड कॉपरफील्ड फुल्ली नरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन, वैसे ये भी फर्स्ट पर्सन में नरेटेड है, और डिकेंस की ही मैगजीन ऑल द ईयर राउंड में पब्लिश हुई थी, 1861 में बुक फॉर्म में आई थी, राइट? ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये है। इसका जो सेटिंग है वो सारे नॉवेल्स की तरह लंदन में in the early mid 19th and contains some of Dickens's most celebrated scene.
जो प्रोटैगनिस्ट है वो है पिप, और यहाँ पर एक कन्विक्ट की भी बात होती है जिसका नाम है एबल मैगविच। थीम की बात करें, वेल्थ एंड पॉवर्टी, लव एंड रिजेक्शन, इवेंचुअल ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर एविल, जैसा कि हमेशा होता है वही इस नावल में भी दिया गया है। और ये प्रोटैगनिस्ट है, नाम है उसका फिलिप प्रिप, और प्यार से इसको पिप कहा जाता है। एक नॉर्मल विक्टोरियन इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोडक्ट, एक ऑर्फन होता है पिप, और यही अपनी स्टोरी नरेट करता है पूरे नावल में, इसलिए नरेटर भी है। बचपन से ही पिप एक जेंटलमैन बनना चाहता था, एक भला आदमी बनना चाहता था, लेकिन ऑर्फन होता है इसलिए स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके ब्रदर इन लॉ थे जो गैरगेरी, और बिल्कुल उसको ऐसा ही बनना होता है। एक घर में जहां पर वो रहता है, सैटिस हाउस उसका नाम है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि सैटिस हाउस किस नावल में अपीयर करता है। एक लड़की से मिलता है स्टेला, और स्टेला से उसका लव हो जाता है, लेकिन उससे शादी नहीं करने पाता शुरू में, क्योंकि जिसके साथ वो रह रहा है मिस हाविजम, मिस हाविजम उसको शादी करने से मना कर देती हैं, बिकॉज हर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैव ऑलरेडी बीन ब्रोकन। राइट, उसकी खुद की शादी टूट चुकी है, और इसलिए वो दूसरे को भी सलाह देती है कि शादी तो बिल्कुल करना ही नहीं है आपको, और अगर शादी कर ली तो क्या होगा, तो तुम भी झेलोगे जैसे दुनिया झेलती है ना। The novel is principally a study of the development of the character of a village boy जिसका नाम होता है पिप। He is brought up by his shrewish sister who is married to a gentle, good-humored blacksmith, Joe Gregory. He is introduced to Satis house, presided over by Miss Havisham. Miss Havisham एक old eccentric lady है, driven crazy by her husband's deserting her on her bridal night. She is always in her bridal dress. She has brought up the girl Stella to use her beauty for tormenting men in revenge for their faithfulness. Pip falls in love with Stella, but in order to win her, he must first be a gentleman. He receives money from a mysterious source and builds expectations of more from Miss Havisham, believing her to be his anonymous patron. लंदन चला जाता है वहां से, and in his new role of gentleman ignores his brother-in-law as a low connection of whom he is now ashamed. His hopes are soon shattered by the discovery that his anonymous benefactor जो था वो एक एक्स कन्विक्ट है, नाम होता है एबल मैगविच, whose life he had saved as a boy providing food. Money supply being cut off, for he cannot accept aid from a convict, he is reduced to his original condition and returns to Joe and honest labor at the forge. Stella marries his hated rival Bentley Drumple, who ill-treats her cruelly. She has also learnt her lesson, and Pip is at last united to her. राइट, उसकी शादी दूसरे से हो जाती है और वो उसको खूब टॉर्चर करता है, और बाद में पिप की शादी फिर एस्टेला से होती है। ये मिस हाविजम है जो सर्टिस हाउस की मालकिन है, और जो पूरी लाइफ वेडिंग ड्रेस में होती हैं, बिकॉज शी वाज जिल्टेड बाय हर लवर, बाय हर फियांसे,
ऑन द डे ऑफ देयर मैरिज, और इसीलिए वो स्टेला को कोल्ड बना देती हैं और स्टेला का ब्राटअप ऐसे करती हैं कि वो लोगों से बदला ले, लोगों को टॉर्चर करे। एबल मैगविच कन्विक्ट होता है, जो मदद करता है पिप की, और ये वो भाई साहब हैं कॉम्पिसन, a convict who escapes the prison ship after Magwitch, who beats him up ashore. He is Magwitch's enemy, a professional swindler. He was engaged to marry Miss Havisham, but he was in league with Arthur Havisham to defraud Miss Havisham of part of her fortune. यही वो भाई साहब हैं जिन्होंने शादी का भरोसा दिया था मिस हैविज्म को, और शादी के दिन उसको छोड़ करके चले गए थे, और असल में ये क्रिमिनल था और इसने चीट करने की कोशिश की थी मिस हैविज्म को, राइट। और मिस हैविज्म शादी करने के लिए मना जब करती हैं तो मना कर देता है, चला जाता है। और इस नावल की दो एंडिंग है, एक रिवाइज्ड एंडिंग है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके कहने पर डिकेंस ने इसकी एंडिंग को चेंज किया था, तो इनके एक मित्र थे एडवर्ड बुल्वर लिटन, जिनके कहने पर इन्होंने एंडिंग को चेंज कर दिया था। ओरिजिनल एंडिंग में स्टेला और पिप की शादी नहीं होती, लेकिन चेंज्ड एंडिंग में दोनों की शादी हो जाती है। Dickens rewrote it prior to publication. The ending set aside by Dickens as Pip, who is still single, briefly sees Stella in London after becoming Bentley Drumpel's widow. She has remarried. Dickens revised the ending for publication so that Pip meets Stella in the ruins of Satis house. She is a widow and he is a single. Right? ये revised ending है ग्रेट एक्सपेक्टेशन की। और उसके बाद आवर म्यूचुअल फ्रेंड डिकेंस की लास्ट नावल है, और जिसको उन्होंने कंप्लीट किया। और द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड उनकी इनकम्प्लीट नावल है, लिखते वक्त ही उनकी डेथ हो गई थी और इसलिए इनकम्प्लीट रह गई। लास्ट पब्लिश्ड कंप्लीट नावल जो है वह है आवर म्यूचुअल फ्रेंड, और लास्ट इनकम्प्लीट नावल जो है इकलौती इनकम्प्लीट है वो, राइट। चार्ल्स डाइड वाइल राइटिंग द नावल द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, और यहीं पर चार्ल्स डिकेंस वाइंड अप होते हैं। कुछ क्वेश्चन कुछ डाउट हो तो बताइए, नहीं तो ये डिकेंस पर क्वेश्चंस हैं और हम इनको अगले क्लास में करेंगे, राइट। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। बताइए फटाफट, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ डाउट रह गया हो तो बताओ। डिकेंस बेसिकली एक मोरल टीचर थे, और मोरल टीचर के साथ साथ
He was also a social reformer. Social reform became an increasing preoccupation in his later career as a novelist or फिर as a journalist. Or he called his weekly household words a gentle mouthpiece of reform. ये अरे सॉरी, ये इनकी मैगजीन थी और इस मैगजीन को इन्होंने अ जेंटल माउथ पीस ऑफ रिफॉर्म कहा है. Though not always gentle, his articles had that bright approach which made his scathing attacks palatable to his readers. Through household words and जो उनकी दूसरी मैगजीन आई ऑल द ईयर राउंड. He carried a vigorous campaign for free trade, abolition of corn laws, improvement of sanitation, etc. He was also a powerful speaker and supplemented his articles with public speeches. A subtler and more effective propaganda was that made through his novels. Oliver Twist, Nicholas Nickleby, The Old Curiosity Shop, Bleak House, Hard Times, Little Dorrit, इन सब में उनका सोशल रिफॉर्म चलता रहता है. And his exposures of social evils in these had a powerful impact on public mind. The reforms which followed in their wake, either swiftly or tardily, must be credited to him. अटैक का ये फायदे था. द सेल ऑफ वर्क हाउस चिल्ड्रेन आज चिमनी स्वीपर्स, उसको बंद कर दिया गया. निकोलस निकलबी ने इतनी मदद करी कि प्राइवेट स्कूल्स ऑफ डू द बॉयज टाइप with brutal schoolmasters like Squeers were swept out of existence. His exposures of sweated labor amid appalling debt and squalor of industrial Midlands and North in the Old Curiosity Shop and Hard Times had also a marked effect in producing steady though slow improvement of factory laws. Hours of work were limited to 10 with Saturday as half day. The last delays proved the hardest nut of all and the bleak house caused no more than a faint ripple in the sluggish stream of the court of chancery. तो इस सब से उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स चलाए और सोशल रिफॉर्म से द गवर्नमेंट वाज मूव्ड एंड द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक नेसेसरी एक्शंस फॉर द रिफॉर्मेशन. और ये सब डिकेंस ने अपने नॉवेल्स के थ्रू रिफ्लेक्ट किया, अपने नॉवेल्स के थ्रू बताया. इन दिस वे डिकेंस बिकेम अ मोरलिस्ट, अ प्रीचर, और मोरलिस्ट और प्रीचर के साथ साथ अ रिफॉर्मिस्ट एज वेल. ऑल राइट, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड लक.